चलिए, तो आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संहिता काल। देखिए संहिता देखिए संहिता क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि संहिता क्या होती है। देखिए संहिता में अक्सर बोलता हूँ, जो आपका मूल ग्रंथ होता है ना, उसी को हम बोलते हैं संहिता। जैसे आपकी चरक संहिता निकल करके आई, तो वो मूल ग्रंथ है। अब चरक चरक संहिता के आधार पर काफी सारे ग्रंथ लिख दिए गए। जैसे क्रिया शरीर है, चरक संहिता पे आधारित है। पदार्थ विज्ञान है, चरक संहिता पे आधारित है। यानी चरक संहिता आपका क्या हुआ, एक मूल ग्रंथ हुआ, जिससे काफी सारी और किताबें या और ग्रंथ या और चीजें आपकी प्रकट हुई या उससे ली गई। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया, क्रिया शरीर के अंदर इतने सारे श्लोकास रहते हैं। कुछ चरक के लिए जाते हैं, कुछ सुश्रुत के लिए जाते हैं, कुछ भागवत के लिए जाते हैं। तभी तो आपकी क्रिया शरीर किताब बनती है। यानी क्रिया शारीरिक किताब आपका एक मूल ग्रंथ नहीं है, वो अलग अलग मूल ग्रंथों से या अलग अलग संहिता से लिया गया एक कंपोजिशन है। क्या है, अलग अलग लेकर के उसका एक कंपोजिशन है। तो ठीक है, अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। काल का मतलब होता है समय। यानी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से संहिता का डेवलपमेंट होता गया, किस किस का क्या क्या योगदान रहा, क्या समय रहा जब संहिता की बातें आगे बढ़ती चली गई। तो संहिता काल शुरू होता है हमारे आचार्य भारद्वाज से, और आचार्य भारद्वाज के समय से लेकर के आचार्य बागवट के समय तक। यानी जब हमारे आचार्य भारद्वाज हुए, उनके समय से लेके आचार्य बागवट के काल तक का जो काल रहता है, वो क्या रहता है, संहिता काल रहता है। तो द पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द टाइम ऑफ सेज भारद्वाज। सेज मतलब साधु संत, ये सारी चीजें। टू द टाइम ऑफ आचार्य भागवत, आचार्य भागवत के समय तक कैन बी ट्रीटेड एज संहिता काल। उसी को हम क्या बोलते हैं, संहिता काल बोलते हैं। ठीक है, अब ये समय कहां से कहां तक है, तो 1500 1500 बीसी से लेके फिफ्थ एडी तक। तो आपको ध्यान रखना है, 1500 बीसी से लेकर के फिफ्थ एडी तक। ठीक है, ये हमारा समय चलता हुआ आ रहा है, डेट इज द संहिता काल। जो संहिता काल का पीरियड है, डेट इज फ्रॉम आचार्य भारद्वाज टू आचार्य भागवत। यानी भारद्वाज से लेकर के भागवत तक का जो काल था, वो हमारा संहिता काल था। इसके अंदर 1500 बीसी से फिफ्थ एडी तक जो समय था, वो यहाँ पर बताया गया। संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता का मतलब वही मैंने मूल ग्रंथ जिसको बोला, जो प्राइमरी है, ऑथेंटिक टेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, जैसे काश्यप संहिता है, वो बच्चों को लेकर के है, कौमार वृत्ति को, पीडियाट्रिक्स को लेकर के है। जो वाप प्रकाश है, वो द्रव्य गुण को लेकर के है। जो सारंगधर संहिता है, वो रसशास्त्र को लेकर के है। उसके अलावा जो माधव निदान है, वो रोग दान को लेकर के है। तो ये सारी चीजें क्या है, मूल ग्रंथ है। इसके अंदर फिर आगे जाकर के आप देखते हो दो कैटेगरी हो जाती हैं, एक लघुत्रयी हो जाती है, एक बृहत्त्रयी हो जाती है। बृहत्त्रयी के अंदर तीन आ जाती हैं, चरक भागवत और सुश्रुत। और लघुत्रयी के अंदर यही सारंगधर, माधव निदान और भाव प्रकाश से ये आ जाती हैं। तो काफी सारी बातें होती हैं और काफी सारी चीजों को आप जानते हैं। और मैं तो आपसे कहता ही हूँ कि इतिहास को काफी सारा आप जान जाएंगे अगर आप आयुर्वेद के बाकी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। काफी सारे इसमें टॉपिक आते हैं कि आयुर्वेद का प्रोजन बताइए, आयुर्वेद की परिभाषा बताइए, या फिर आयु की परिभाषा बताइए, अष्टांग आयुर्वेद बताइए। इतना इजी आपका इतिहास है। चरक के बारे में बताइए, ड्रलवल के बारे में बताइए, शिशुत के बारे में बताइए, भागवत के बारे में बताइए। अगर आपने भागवत के बारे में अष्टांग पढ़ रखी होगी तो काफी सारा पता होगा, अष्टांग आयुर्वेद के बारे में पता होगा आपको, उसकी 8 ब्रांचेस के बारे में आपको पता होगा। इसलिए बोलता हूँ कि हमको इतिहास की तैयारी करनी है, लेकिन हमें साथ में आयुर्वेद फोकस करेंगे तो इतिहास हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपनी कहानी। तो सबसे पहले संहिता का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी है, जो ऑथेंटिक है, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो टेक्स्ट बुक है। जैसे मैंने कहा चरक है, तो चरक का जो मूल ग्रंथ है, जैसे मैंने कहा चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर सारी बातें शास्त्र की ली गई, और ये प्राइमरी ग्रंथ है। मतलब ये नहीं चरक ने किसी को कॉपी किया, चरक पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। चरक खुद की किताब है, या चरक के अंदर जो भी चीजें वो सब चरक ने लिखी है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी और ने लिखी है या किसी और ने मेहनत करी थी, चरक ने उसको चुरा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आगे की बात स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने कहा संहिता का मतलब क्या होता है, प्राइमरी ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ड्यूरिंग संहिता काल वेरियस ट्रीटीज वर रिटन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आयुर्वेदा। यानी जब संहिता का काल चल रहा था तो काफी सारी बातें, काफी सारी किताबें, काफी सारे टेक्स्ट लिखे गए थे आयुर्वेदा के अलग अलग टॉपिक पर। जैसे कि
जो चरक संहिता है ये बेसिकली क्या है, काय चिकित्सा के ऊपर है। हम कहते हैं ना जो चरक हैं या आचार्य चरक थे वो मेडिसिन को ज्यादा जानते थे, या उनका जो ग्रंथ था वो काय प्रधान ग्रंथ है, और जो सुश्रुत है वो शल्य प्रधान ग्रंथ है। यानी चरक संहिता आप देखेंगे तो जनरल मेडिसिन की बात है, जहां पर 28 यवागु आए, इतने सारे लेप का वर्णन आया, उसके अलावा अग्रह का वर्णन आया, चिकित्सा के अंदर इतने सारे औषध योग का वर्णन आया। आप देख रहे हैं चरक संहिता के अंदर कितनी सारी बातें वहां पर निकल के आई। ठीक है। और बात करें शिशिर संहिता तो वहां पर क्या हुआ, शल्य चिकित्सा की बात हुई। ठीक है। और अब बात करेंगे काश्यप संहिता। तो काश्यप संहिता कौमार व्रत यानी बच्चों का है। मैंने आपको बताया था जो काश्यप संहिता है इनको बच्चों से ज्यादा लगाव था। ठीक है। तो इन्होंने बच्चों के ऊपर, पीडियाट्रिक्स के ऊपर, कौमार व्रत के ऊपर बातें करी। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा इन संहिता काल। अब तक कुछ नहीं बताया, बस छोटी मोटी बातें करी कि संहिता काल कब से कब तक चलता हुआ आया। भारद्वाज के काल से लेकर के बागवट के काल तक, जो कि 1500 बीसी, 1500 बीसी से 5th सेंचुरी तक हुआ। संहिता का मतलब क्या होता है, जो मूल ग्रंथ होता है, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, उसको हम क्या बोल देते हैं, संहिता काल बोल देते हैं। अब संहिता काल के अंदर काफी सारे टेक्स्ट आयुर्वेद पर निकल के आए, जैसे कि आचार्य चरक ने अपना योगदान दिया काय चिकित्सा के अंदर, सुश्रुत ने योगदान दिया शल्य चिकित्सा के अंदर, काश्यप ने योगदान दिया बच्चों के लिए कौमार भत्ते के अंदर। ठीक है। और बात करते हैं, अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा इन संहिता काल। जब संहिता काल चल रहा था तब हमारे आयुर्वेद की क्या पोजीशन थी, तो कह रहे हैं द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा वाज सीन ड्यूरिंग संहिता काल। यानी जो आयुर्वेदा का असली विकास हुआ था ना वो उसी समय पर हुआ था। आप देखिए संहिता के अंदर आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत, आचार्य काश्यप, आचार्य चरक जो हमारे मेन मेन लोग हैं। आचार्य चरक ने पूरी काय चिकित्सा बताई, आचार्य सुश्रुत ने पूरी सर्जरी के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, आचार्य काश्यप ने हमारे अंदर जितनी बच्चों के रोग होते हैं, बाल रोग होती हैं, उनके बारे में बताया। जब इतनी सारी चीजें उस काल के अंदर हुई तो हम बोलेंगे ही ना कि वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड था, वो परफेक्ट डेवलपमेंट का काल था, इसके अंदर आयुर्वेदा का डेवलपमेंट वहां पर अच्छी तरीके से हुआ था। पर कह रहे हैं अष्टांग आयुर्वेद जो था, अष्टांग आयुर्वेद कायवाल ऊर्ध्व गृदंग शल्य दष्टा जरावर्षण जो था, was rich and potent, it can be told as a golden period of अष्टांग आयुर्वेदा। तो मैंने क्या कहा, वो गोल्डन पीरियड कहा गया, क्योंकि आपको पता है अष्टांग आयुर्वेद का आपने श्लोक भागवत के अंदर पढ़ा था, काय बाल गिरह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावर्षण। और संहिता काल के अंदर अष्टांग आयुर्वेद के अंदर जितनी ब्रांचेस, काय चिकित्सा किसने संभाल ली, आपके चरक ने संभाल ली। बाल किसने संभाल लिया, आपके काश्यप ने संभाल लिया। गिरह चरक ने संभाल लिया। ऊर्ध्वांग शल्य ये सब किसने संभाल लिया, आपके सुश्रुत ने संभाल लिया। यानी अब देख रहे हो अष्टांग आयुर्वेद की एक एक ब्रांचेस का डेवलपमेंट उस समय के अंदर कितना अच्छी तरीके से हुआ था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि परफेक्ट डेवलपमेंट हुआ था आयुर्वेद का, अष्टांग आयुर्वेद का, इसलिए उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ऑल द संहिता डील विद अष्टांग आयुर्वेद, ईच संहिता हैज ओन स्पेशल कंट्रीब्यूशन। जितनी भी संहिता थी उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद के साथ डील किया और अपना एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया। जो चरक संहिता थी उसका अष्टांग आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, और अष्टांग आयुर्वेद के अंदर भी जो काय चिकित्सा की ब्रांच है ना उसके अंदर। ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखनी है। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग संहिता पीरियड किंग्स आल्सो इनकरेज्ड फिजिशियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। उस समय पर क्या हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे वो भी आयुर्वेद को सपोर्ट किया करते थे। कोई और पैथी थी नहीं, कोई और रास्ता था नहीं, अब एक ही रास्ता कि वैद्यों को आगे बढ़ाओ, वैद्यों को आगे बढ़ाओ, उनको प्रमोट करो। राजा प्रमोट किया करते थे आयुर्वेदा को कि आप आयुर्वेदा को डेवलपमेंट करिए, आप अपनी चिकित्सा को, ट्रीटमेंट को डेवलपमेंट करिए, जो भी पैसे चाहिए, जो भी खर्चा चाहिए, जो भी साधन चाहिए आप हमें बताइए। जीवक was encouraged by the king अवया and sent to तक्षशिला यूनिवर्सिटी टू लर्न आयुर्वेदा। जो जीवक नामक एक वैद्य थे उनको जो राजा अभय थे उन्होंने प्रमोट किया और उनको पढ़ने के लिए, आयुर्वेदा को सीखने के लिए जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आयुर्वेदा के लिए एक जानी मानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहां पर भेजा। ठीक है। फिर कह रहे हैं कोजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेचर। ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो आयुर्वेदिक लिटरेचर थी वो नष्ट हो गई। तो कह रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ लास्ट कैलकुलेशन, या फिर ये कह रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन। का मतलब ये है कि काफी सारे हमारे पास साधन रहे जिनकी वजह से, देखिए समय का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे जब समय बदलता गया बदलता गया बदलता गया, टाइम कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास कोई अच्छा साधन निकल के नहीं आया। अलग अलग साधन थे लेकिन कोई सक्सेसफुल साधन नहीं था। जैसे टाइम कैलकुलेशन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी ने कोई इन्वेंशन करा,
तो हमने क्या किया साहब, उसको आज लिख लिया, हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन है कि आज इतनी डेट है, इतना ईयर है। फिर कल किसी ने कोई इन्वेंशन किया तो उसको हमने आज नोट डाउन कर लिया। लेकिन जब आयुर्वेदिक लिटरेचर हुआ करते थे, जब सभ्यता काल चला करता था, तब हमारे पास कोई भी ऐसा अच्छा मेथड नहीं हुआ करता था जिससे हम टाइम कैलकुलेट करें। ठीक है। लैक ऑफ प्रिंटिंग फैसिलिटीज, हमारे पास प्रिंटिंग फैसिलिटीज की कमी हुआ करती थी। जो प्रिंटिंग फैसिलिटीज है, किताब को छापने वगैरह की जो व्यवस्था हुआ करती थी, वो हमारे पास नहीं हुआ करती थी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, हमारे पास रखने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। आप सोचिए हम कहाँ रखेंगे। आजकल क्या है, कोई भी किताब है उसको स्कैन कर लिया हमने, गूगल ड्राइव पर कर लिया, यहाँ कर लिया, वो कर लिया। पहले तो ओनली हार्ड कॉपी हुआ करती थी, तो खोने के, नष्ट होने के चांस ज्यादा हुआ करते थे। किताब में दीमक लग गई, सड़ गई, कोई चुरा ले गया, कोई नष्ट कर गया, काफी सारे कारण, 100 कारण होते हैं। यानी हमारे पास टाइम कैलकुलेट करने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं था। हमारे पास प्रिंटिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। आजकल तो इतनी सारी प्रकाशन आ गए, इतनी सारी पब्लिकेशन आ गए, पहले नहीं हुआ करता था ये सब। हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आजकल क्या है, भेजना है, कुछ नहीं करा तो पीडीएफ बना करके हैंड टू हैंड भेज दिया, स्पीड पोस्ट पर डाल दिया, 3-4 दिन के अंदर पहुंच गया। पहले क्या हुआ करता था, ये सब हुआ करता था? कुछ नहीं हुआ करता था। आजकल फ्लाइट से चीजें पहुंच रही हैं। अगर आपको तुरंत की तुरंत चाहिए 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो चीज फ्लाइट से, जेट से पहुंच जाती हैं। पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, वार्स बिटवीन किंग। एक राजा दूसरे राजा पे हमला बोल दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। उस नष्ट होने के चक्कर में किताबें भी नष्ट हो गई, ग्रंथ भी नष्ट हो गए। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वार्स, कुछ धर्म की लड़ाइयां हुआ करती थी। ठीक है। उन धर्म की लड़ाइयों में क्या हुआ करता था, आपस की एक दूसरे किताबें नष्ट कर रहे हैं, यही सारी चीजें। तो उसमें आयुर्वेद का काफी नुकसान हुआ। आयुर्वेदिक लिटरेचर वाज वंट अलोंग विद हाउसेस ऑन फॉरेनर्स अटैक, जब विदेशी आक्रांताओं ने, यानी फॉरेन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करा, तो काफी सारे आयुर्वेदिक लिटरेचर जलते रहे। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, कितने दिन तक वो जलती रही थी वो पुस्तकालय। इतनी सारी किताबें थी उसमें, काफी सारी आयुर्वेद की पुस्तक भी थी जो जल के खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास कोई सेकंड कॉपी, कह रहे थे ना, कोई प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं थी, कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, तो वो नष्ट हो गई। वर्थफुल बुक्स वर कैरीड टू फॉरेन कंट्री, और जो अच्छी अच्छी किताबें थी वो बाहर ले जाई गई। उन्होंने कहा गया कि इतनी अच्छी किताबों को हम हिंदुस्तान में नहीं छोड़ेंगे, इनको हम बाहर ले जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। not using qualitative material for writing the ग्रंथ which distracted in short time। अब आजकल तो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की नोटबुक्स आ गई हैं, पेजेस आ गए हैं, टेक्स्ट आ गया है कि हम उस पर लिख सकते हैं। क्या पहले जमाने में इतने अच्छे साधन हुआ करते थे? नहीं हुआ करता था। कोई पत्तों पर लिख रहा है, कोई रफ पेपर पर लिख रहा है, कोई दीवारों पर लिख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो बड़े बड़े क्या कहते हैं, कोई पेज, मतलब जैसा पेड़ पर लिख रहा है, कुछ भी, मतलब जो चीजें मिल रही है उस पर लिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इतने अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे, कैसी भी नोटबुक्स या कुछ भी और नहीं हुआ करता था। तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी मटेरियल नहीं हुआ करता था, रॉ मटेरियल नहीं हुआ करता था जिससे हम ग्रंथ लिख सकें और जो लंबे टाइम तक चलें। वो जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाया करते थे। वेदांगास की बात करें तो जिसको 6 लिम्स ऑफ वेद बोला गया है, जिसमें पहला आता है शिक्षा। शिक्षा क्या है? देखिए, वेदांगास पूछे तो आपसे पूछा जाएगा वेदांगास क्या है, तो वेद के जो 6 लिंब होते हैं, मतलब 6 आप एक तरीके से शाखाएं होती हैं, उसको वेदांगास बोलते हैं। उन 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है? तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्वरा वर्ण ऑफ वेद, यानी स्वर का और वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, शिक्षा बोल देते हैं। दूसरा व्याकरण। व्याकरण मतलब होता है ग्रामर। ये ग्रामर किस लिए होता है कि आप कोई भी उसके उच्चारण में, उसको लिखने में कोई भी गलती ना करें, इसलिए व्याकरण होता है। तो व्याकरण क्या, कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करके आप उस भाषा को ठीक तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इट कीप्स द वैदिक लिटरेचर इंटैक्ट फॉर गेटिंग करेक्ट मीनिंग। तो ये हमारे वैदिक लिटरेचर को क्या रखता है, इंटैक्ट मतलब सुरक्षित रखता है, जिससे आप उसके सही अर्थ को, सही मतलब को जान सकें, समझ सके, पढ़ सके, लिख सकें। तो शिक्षा के द्वारा आप किसी स्वर को, वर्ण को बोलना सीखते हैं, बोल सकते हैं। व्याकरण के द्वारा आप सही बोलें, उस अर्थ को सही तरीके से समझें, वो व्याकरण के द्वारा होता है। तीसरा है चंदाज। चंदाज का मतलब क्या होता है, द नॉलेज ऑफ चंदाज। क्यों चाहिए? टू रिसाइट वेद मंत्र करेक्टली एंड चार्मिंगली। आप किसी मंत्र को अच्छी तरीके से बोल सके, करेक्टली ठीक तरीके से बोल सके, चार्मिंगली
जब आप बोलें तो किसी को अच्छा लगे। आपने देखा होगा कोई मंत्र अगर हम बोलें तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष, कोई ब्राह्मण या फिर जो मंत्रों का उच्चारण अच्छी तरीके से करते हैं, आपने सुना होगा वो कितनी अच्छी तरीके से मंत्र को बोलती हैं। आपने शिव तांडव शुरू सुना होगा, कितनी अच्छी तरीके से बोला गया है। तो द नॉलेज ऑफ चंदा, जो चंदास की नॉलेज रखते हैं, वो किसी वैदिक मंत्र को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और बता पाते हैं। पर आता है निरुक्त। तो निरुक्ति का मतलब क्या होता है, जो उसका अर्थ है, तो एटिमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक वर्ड। फिर आता है कल्प। कल्प मतलब होता है जो भी रूल्स एंड रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, जो चलते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं ना हमारी परंपरा है, तो परंपरा को बोलते हैं रिचुअल्स। ठीक है, तो कल्प का मतलब क्या होता है, जो भी परंपराएं चलती हुई आ रही हैं। और लास्ट में ज्योतिष, आपने ज्योतिष विद्या वगैरह का सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी, जो किसी अच्छे मुहूर्त को, किसी नक्षत्र को, किसी तिथि वगैरह को एस्टिमेट करने में या उसको पहचानने में सहायता करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष। अब ये 6 के 6 वेदांगास जो हैं, ये जरूरी होते हैं वेद को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेदांगास क्या है। जो वेद के 6 अंग हैं, 6 लिंब हैं, 6 स्तंभ हैं, उसी को वेदांगास बोलते हैं। पहला शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा आप स्वर के, वर्ण के उच्चारण को कर पाते हैं। दूसरा व्याकरण है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है कि आप लिटरेचर को ठीक तरीके से बोल पाएं और समझ पाएं। तीसरा होता है छंदास। छंदास का मतलब क्या होता है, जो आप वैदिक मंत्र बोले वो अच्छी तरीके से बोल पाए, ठीक तरीके से बोल पाए। चौथा होता है निरुक्ति। निरुक्ति के अंदर क्या होता है, जो एटिमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है वैदिक वर्ड्स का, उसका हम निरुक्ति बोल देते हैं। कल्प। कल्प मतलब होता है जो परंपराएं हैं उनके बारे में, रूल्स ऑफ रिचुअल्स। और छठा होता है ज्योतिष विद्या, जिसका मीनिंग होता है जो भी एस्टिमेटेड डेट है, नक्षत्र है और कोई भी शुभ मुहूर्त है, उसको निकालने का या उसको पहचानने का तरीका, उसको हम ज्योतिष विधि बोल देते हैं। और ये 6 के 6 जरूरी होते हैं वेद को समझने के लिए। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। इसमें दो तरीके से बात करेंगे, आत्री संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। जो आत्री संप्रदाय है ये चरक से रिलेटेड है, और जो धन्वंतरी संप्रदाय है वो आपका सुश्रुत से रिलेटेड है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ यहीं से उठ करके आ जाए, ऊपर वाले पोर्शन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और हो सकता है ऊपर वाले से आ जाए, नीचे से का इन्वॉल्वमेंट ना हो। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास ज्यादा तो है नहीं है, जितना भी ये सब काम का है और सब महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा पढ़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।